हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं एक नई यूनिट के बारे में, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि DSSB की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि वो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं। मोर ओवर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो UGC नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर जो है UGC नेट का, वो भी क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमसे डेप्थ में पूछी जा रही हैं। इकोनोमेट्रिक्स इज वन ऑफ दैट यूनिट जो कि आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछी जा रही है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हीं में से ही मैंने सोचा आपको इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक से स्टार्ट कराती हूँ। और अब रोज इससे रिलेटेड एक क्लास आया करेगी जिसमें कि हम पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स के बारे में, और जो भी हमारा रिलेटेड सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स हम डेली कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोनोमेट्रिक्स से। तो इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या है? देखो, जो इकोनोमेट्रिक्स टर्म है ना, वो स्टार्ट हुई है, वो बनी है, किससे बनी है? वो 3 वर्ड से बनी है, दैट इज इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो सबसे पहले कैसे है, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास, मान लीजिए आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, राइट। ये क्या हो गई, हमारी इकोनॉमिक थ्योरी होगी जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद इसी का हम क्या करते हैं, फिर मैथमेटिकल वर्जन पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, राइट। कि क्वांटिटी जो है वो प्राइस से रिलेटेड है, राइट। और कैसे रिलेटेड है? क्वांटिटी डिमांडेड हमारी प्राइस से नेगेटिवली रिलेटेड है, तो वैसे लिखते हैं कि ये नेगेटिवली रिलेटेड है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होगी, फॉल होगी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल वर्जन। फिर आता है स्टैटिस्टिकल वर्जन। अब इसका स्टैटिस्टिकल वर्जन क्या हो जाएगा, दैट इज, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज QD इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा PT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्टैटिस्टिकल वर्जन हो जाएगा, राइट। अब इन्हीं तीनों को कंबाइन करके जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स की, कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो काम कैसे करता है। हम एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं ताकि हमें बाद में मॉडल्स वगैरह समझने में थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी की स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि कोई भी लॉ है, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं केन्स साइकोलॉजिकल लॉ, आपने पढ़ा हुआ है मैक्रो में, जो क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ती है, बट द इंक्रीज इन इनकम, और यू कैन से द इंक्रीज इन इनकम जो है वो ज़्यादा होती है कंजप्शन से, यानी कि हम कुछ पार्ट क्या करते हैं, इनकम के बढ़ने पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरी है, राइट। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको कैसे देते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि C यानी हमारी जो कंजप्शन है वो इनकम का फंक्शन है, राइट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगी, ये हमने इसको क्या दे दिया, मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। अब इसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म देने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, C इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस बीटा y। ठीक है, C क्या है, कंजप्शन, अल्फा क्या होती है हमारी यहाँ पर इंटरसेप्ट टर्म, B क्या है हमारी स्लोप, और y क्या है हमारी इनकम। तो अब हम समझते हैं कि इंटरसेप्ट ऑफ स्लोप का क्या मतलब है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी इनकम 0 भी हो जाए तो भी हम कुछ लेवल ऑफ कंजप्शन करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनकम नहीं है, जैसे कोविड टाइम में आपने देखा था, इनकम नहीं थी, तब भी लोग क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजप्शन कर रहे थे, राइट। तो इसको हमने क्या बोल दिया, हमारा इंटरसेप्ट टर्म। और बीटा क्या शो करता है, बीटा यहाँ पे शो करता है हमारी स्लोप, यानी कि इनकम के चेंज होने से हमारी कंजप्शन में कितना चेंज आता है, जिसको आप MPC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी स्लोप शो करती है कि इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आता है, दैट इज शोन बाय बीटा। ठीक है, तो ये हम सारे क्या करते हैं, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म एंड देन फिर हम उसको एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म दे देते हैं, राइट। देन इसके बाद क्या होता है, फिर हम मैथमेटिकल से या स्टैटिस्टिकल मॉडल से हम उसको क्या ले जाते हैं, इकोनोमेट्रिक्स की तरफ ले जाते हैं। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आप देखेंगे कि
जो मैथमेटिकल होता है या जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं उसमें हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो एग्जैक्ट होता है। देखिए ये इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कैसा है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। बट जो इकोनोमेट्रिक्स होती है इसमें हम एक एक्स्ट्रा टर्म यू ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं यू। क्या ऐड करते हैं, एक यू टर्म ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एरर टर्म। एरर टर्म इंक्लूड करने का क्या मतलब है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एरर टर्म हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि कंजप्शन को इफेक्ट करने वाला सिर्फ इनकम ही नहीं है बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कंजप्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तब आप कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन क्या सिर्फ वो प्राइस के ऊपर डिपेंड है, नहीं, वो बहुत सारे फैक्टर्स के बाकियों के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गई। इसी तरीके से कंजप्शन जो है वो सिर्फ इनकम के ऊपर ही नहीं बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, राइट। तो इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट हम रिलेशनशिप नहीं बता पाते और जो बाकी फैक्टर्स हमारी कंजप्शन को इफेक्ट करते हैं उनको हम किस में कैप्चर करते हैं, हमारे म्यू में कैप्चर करते हैं या फिर एरर टर्म यू में कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, म्यू टर्म का यूज करते हैं। ओके, फिर ये सब आपने कर लिया, थ्योरी थी आपके पास, थ्योरी से आपने एक मॉडल बना लिया, ठीक है, मैथमेटिकल, फिर स्टैटिस्टिकल और फिर क्या बना लिया, एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा हम किस चीज का कलेक्ट करेंगे, हम एक्स पे डाटा कलेक्ट करेंगे और वाई पे डाटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि एक्स क्या थी हमारी, मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ये एक्स क्या है, हमारी इनकम है, और वाई क्या है, हमारी कंजप्शन है। तो इस पे हमें कुछ डाटा मिला है, ठीक है। इस डाटा की हेल्प से यूजिंग जो भी फॉर्मूलाज है बीटा 1 को कंप्यूट करने का और बीटा 2 को कंप्यूट करने का, जो कि हम आगे सीखेंगे, उन सब की हेल्प से हमने क्या कर लिया, एक इकोनोमेट्रिक मॉडल तैयार कर लिया। अब वो इकोनोमेट्रिक मॉडल कैसे दिखता है, देखिए y इक्वल्स टू 6 + 0.58x, ठीक है। मैंने कुछ भी अभी ये ले लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से जब आप सब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारा रीजन क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास अगर x की वैल्यू होगी तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आओ समझते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था 6 क्या है, हमारी इंटरसेप्ट टर्म है, यानी कि अगर हमारी इनकम 0 भी हो जाती है तो भी हम 6 यूनिट्स जो है कंजप्शन करेंगे। और 0.58 क्या दिखाता है कि अगर हमारी इनकम जो है $1 से बढ़ती है तो हमारी कंजप्शन कितने से बढ़ेगी, 0.58 उससे बढ़ेगी। क्यों 1 से कम से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैंने बताया था एमपीसी में क्या होता है, एमपीसी इज लेस देन 1, यानी कि जितनी इनकम बढ़ती है उतनी कंजप्शन आपकी इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या मतलब है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है कि क्या जो x है वो एक्चुअली हमारे y को अफेक्ट कर भी रहा है या नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। हमने ये बीटा 1 बीटा 2 तो निकाल लिया, बट क्या x एक्चुअल में हमारे y को अफेक्ट कर रहा है, इस चीज को हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। एंड अगर ये ओके निकलता है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये कह रहा है कि x इज अफेक्टेड बाय y, यानी कि जो हमारी कंजप्शन है दैट इज अफेक्टेड बाय इनकम, फिर हम क्या करते हैं, आगे उसको फोरकास्टिंग में हेल्प लेते हैं। इस मॉडल को हम फोरकास्टिंग में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो मान लीजिए आपके पास क्या है, बीटा 1 की वैल्यू है, बीटा 2 की वैल्यू है, x की वैल्यू आपके पास 700 बिलियन है, मान लीजिए 2017 में। तो आपसे पूछा 2018 में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, 6 + 0.58 इंटू 700 वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 406। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मॉडल्स बनाकर हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तभी हम इन इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लास्ट है, फिर इसी का यूज करके जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कर सकती है, बहुत इजीली जो है हमारी कंजप्शन को इफेक्ट कर सकती है, हमारी इनकम को इफेक्ट कर सकती है, अपने लॉज बना सकती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हमें इकोनोमेट्रिक्स में पता होनी चाहिए थी। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। ये नेचर एंड सोर्सेज ऑफ डाटा जो है, ये टाइप्स ऑफ डाटा मैं आपको टाइम सीरीज वाला जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें बता दूंगी। अभी हम चलते हैं आगे हमारे मॉडल की तरफ, दैट इज क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसमें देखिए
तीन वर्ड्स हैं, क्लासिकल है, एक लीनियर है, एक रिग्रेशन मॉडल है। क्लासिकल क्यों है, जैसे आप इकोनॉमिक्स में और भी पढ़ते हैं तो आपको पता है क्लासिकल वर्ड क्यों यूज होता है, जो कि सबसे पुराना है, राइट। लीनियर है यानी कुछ ना कुछ लीनियरिटी से, या फिर जो ऐसे वेरिएबल्स यूज होते होंगे जिनकी पावर 1 होती है, ठीक है, इसलिए उसका नाम लीनियर है। और रिग्रेशन मॉडल है। तो इसमें सबसे पहली टर्म जो है वो है रिग्रेशन, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है कोरिलेशन और एक होता है रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या बताता है, वो रिलेशन बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, और उनका क्या बताता है, एक तो डायरेक्शन बताता है और एक क्या बताता है, डिग्री बताता है, डिग्री या एक्सटेंट आप बोल लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या बताता है कि दो वेरिएबल्स किस तरीके से रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है, पढ़ा होगा आपने, है ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिवली हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिवली है। डिग्री क्या होती है कि किस हद तक रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 0.75 ये वैल्यू है या 0.80 है, तो हम कहते हैं हाईली कोरिलेटेड है दो वेरिएबल्स, ठीक है। तो कोरिलेशन का काम क्या है, दो काम है, एक डायरेक्शन बताना और एक डिग्री बताना। जबकि रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन का काम क्या होता है बच्चे, रिग्रेशन का काम है टू फोरकास्ट, ठीक है। और वही हम क्या कर रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल्स में करते हैं। तो जैसे अब इसको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो ये देखना चाहती है कि अगर मैं सेल्स करती हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट करती हूँ, तो मेरा सेल्स जो है कितने से इंक्रीज होती है। तो अगर मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट की है फॉर से 10 लाख की, आपकी सेल हुई है 2 लाख की, तो इस तरीके से आपको डाटा मिल जाए और आप आपसे पूछें कि अगर 22 लाख की आपने एडवर्टीजमेंट करी है तो बताओ आपकी सेल्स कितने से इंक्रीज होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, या फिर दूसरा वे क्या हो सकता है, आपको सेल्स दे दे कि 4 करोड़ की मान लीजिए अब आपकी सेल्स हुई है, तो बताओ आपको एडवर्टीजमेंट पे आपने कितना खर्चा किया होगा। तो ये सब आप किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, रिग्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि दो तरीके के रिग्रेशन मॉडल होते हैं। एक होता है सिंपल रिग्रेशन मॉडल और एक होता है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। सिंपल रिग्रेशन मॉडल का क्या मतलब है, जिसमें एक सिंगल वेरिएबल जो होता है, सिंगल कैसा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको हम बोलेंगे हमारा सिंपल रिग्रेशन मॉडल। और जिसमें एक से ज्यादा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसको हम बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। मल्टीपल किसके लिए है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या है, मल्टीपल है, राइट। ओके, ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इकोनोमेट्रिक्स में कैसे होता है, मैथ्स में कैसे होता है, स्टैटिस्टिक्स में कैसे बनता है और इकोनोमेट्रिक्स में कैसे होता है। फिर हम यू को इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, लेकिन या तो हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उनके इफेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए हम इकोनोमेट्रिक्स में यू जो है टर्म, एरर टर्म को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। इसमें आपको दो तरीके की चीजें पढ़नी है, एक होता है हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और एक होती है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। आइए उसको समझते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। क्या है ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और क्या इसका यूज कैसे होता है हमारे इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है, जिसको हम किससे लिखते हैं, PRF से डिनोट करते हैं, PRF। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमने पढ़ा था कि एक मॉडल कैसा दिखता है हमारा, y = अल्फा प्लस बीटा x प्लस यू। अच्छा, एक और चीज जो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको किसी भी मॉडल में इस तरीके का दिखे सबस्क्रिप्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं आई, और या फिर इस तरीके का सबस्क्रिप्ट दिखे, तो इकोनोमेट्रिक्स में आपको समझना है कि आई जो है वो क्रॉस सेक्शनल डाटा की बात कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल डाटा की बात कर रहा है, और जो टी है वो टाइम सीरीज डाटा की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर YIT लिखा है यानी कि दोनों की बात कर रहा है, क्रॉस सेक्शन प्लस टाइम सीरीज, ठीक है। ये अभी आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो जब मैं टाइप्स ऑफ आपको डाटा पढ़ाऊंगी उसमें मैं समझा दूंगी ये क्या है, ठीक है। अभी बस आपको ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको ऐसे दिखे मॉडल बुक में YT की फॉर्म में दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इस मॉडल के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि YT क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बुक में हो सकता है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल ना लिखा हो, लेकिन लिखा हो, क्या लिखा हो, रिग्रेसेंड।
क्या लिखा हो, रिग्रेसेंट। तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल की। और एक्सटी की जगह ना लिखा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हो, या फिर लिखा हो रिग्रेसर, या फिर लिखा हो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो आपको समझ जाना है कि किसके बारे में बात हो रही है, एक्स वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक्स मैंने अल्फा मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है, और बीटा हमारी क्या होती है, स्लोप होती है, राइट। ओके, तो एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को। मान लीजिए मुझे एक सर्वे करना है, और मैंने क्या किया है, एक कुछ हाउसहोल्ड्स की इनकम का सर्वे किया है। ठीक है, और जो है तो मैं जितने भी हाउस होल्ड्स थे, मान लीजिए 100 हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उन सब की मैंने क्या किया, इनकम पता की। ठीक है, और मैंने देखा कि वो खर्चा कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसका एक टेबल बना लिया है। तो मान लीजिए जो भी लोग थे उनकी थी इनकम हाउस होल्ड्स में, मान लीजिए 80,000 थी। तो ऐसा बहुत सारे घर हो सकते हैं जिनकी इनकम बराबर हो। ठीक है, कुछ 80,000 वाले थे, कुछ 1 लाख वाले थे, फिर 1,20,000 वाले थे, फिर उसके बाद आते हैं 1,40,000 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, कुछ हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, और वो खर्चा कर रहे हैं, उसकी हमने क्या कर लिया, लिस्ट बना ली। यानी जो 80,000 वाले हैं वो अपने घर में कितना खर्चा करते हैं। मान लीजिए 55,000 खर्चा कर रहे हैं, हमें बार बार थाउजेंड्स में नहीं लिख रही, आप समझ जाना। 55,000 से 60,000, फिर मान लीजिए कोई 65 खर्च रहा है, कोई 70 खर्च रहा है, कोई 75 खर्च रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो 1 लाख वाले हैं, मान लीजिए वो 65 खर्च रहे हैं, 70 खर्च रहे हैं, 74 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, 88 हो गया। ठीक है, इस तरीके से वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मान लेते हैं हम ये सब चीजें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम मान लीजिए मेरे से कोई पूछता है कि 80,000 वाले जिनके भी इनकम है, बताइए वो कितना खर्चा करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप ऐसे बताना शुरू करेंगे कि भाई एक घर है वो तो 55,000 खर्चते हैं, वो दूसरा 60 खर्चते हैं, तीसरा 65 खर्चते हैं। तो क्या आप ऐसे इंडिविजुअली बताने लगेंगे, तो आंसर इज नो। तो फिर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में कि एवरेज किस लिए यूज होता है, ताकि हम ग्रुप ऑफ पीपल का जो डाटा है उसको एक सिंगल नंबर से डिनोट कर सके। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टर्म लिखा EYIXI, इसका क्या मतलब है, इसको देखिए। XI क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। किसके कॉन्टेक्स्ट में, YI क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि XI, अब यहाँ पे XI हमारी क्या थी, इनकम, कि इतनी इनकम वालों का कितना खर्चा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हम E निकाल रहे हैं। E क्या है, एवरेज, या फिर आपने पढ़ा होगा एक्सपेक्टेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा आपने, राइट। तो जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, गिवन द वैल्यू ऑफ XI। गिवन द वैल्यू ऑफ XI मतलब 80,000 हमें इनकम दे रखी है, उस इनकम के होते हुए हमें ये बताना है कि उस पर्सन की YI कितना है, यानी वो खर्चा कितना कर रहा है। तो ये इनकम ग्रुप हमारा खर्चा, मान लीजिए हमारा एवरेज आ गया इसका 65,000, इसका एवरेज मान लीजिए आ गया 77,000। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने सारे हाउस होल्ड्स की डिफरेंट इनकम ग्रुप्स वालों का क्या निकाल लिया, खर्चा निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई। तो YI अपॉन XI का मतलब क्या है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI गिवन द वैल्यू ऑफ XI। गिवन द वैल्यू ऑफ XI मतलब हमें XI की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, 80,000, 1 लाख एंड 1,20,000। इस तरीके से हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, उस वैल्यूज के बेसिस पर हम बता रहे हैं कि YI की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब इसी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, आइए देखते हैं। तो डायग्राम में हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल लेना है, और एक्स वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है, हमारी एक्स वेरिएबल था इनकम, वाई वेरिएबल हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनकम लिख दी और हमारा एक्सपेंडिचर लिख दिया, राइट। अब आप ये देखिए, सबसे पहला ग्रुप, इनकम ग्रुप क्या था, 80,000, फिर क्या था 1 लाख वाला, फिर क्या था 120 वाला, फिर क्या था 140 वाला। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 80 पर जो इनकम थी, सबसे पहले इनकम कितनी थी, मान लीजिए 55 थी। ठीक है, फिर 60, फिर 65। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, 60 के बाद 65 मान लीजिए आपकी यहाँ पर है,
ठीक है, फिर 70 हो गया, 75 हो गया। ऐसे ही हम 1 लाख वाले बेसिस पर 65 हो गई मान लीजिए इनकम, फिर 70 हो गई, 74 हो गई, ठीक है, फिर 80 हो गई, 85 हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ है सभी वैल्यूज़ को प्लॉट करना है और जो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है, अब ये देखिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या थी 65, तो मान लीजिए ये 65 का डॉट हो गया, ये हमारा 77 का डॉट हो गया, ठीक है, और बाकी ऐसे 120 पे जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ डॉट में कर दिया। तो जब हम सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को क्या करेंगे, एक लाइन पे प्लॉट करके उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यानी कि प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन उसमें से खींच देंगे। तो इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, PRL यानी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या दिखाती है, इट शोज द लोकस ऑफ, लोकस समझते हैं, ग्रुप ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, किन का पॉइंट्स, द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द कंडीशनल मीन। अभी बताया था मैंने कंडीशनल मीन या फिर एक्सपेक्टेड मीन भी आप बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड मीन या कंडीशनल मीन ऑफ YI गिवन द वैल्यू ऑफ XI। ठीक है, तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, PRL की, यानी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या दिखा रहा है, वो दिखाता है कि क्या वैल्यू होगी हमारे YI की गिवन द वैल्यू ऑफ XI। ठीक है, अब हम इसको नोटेशन आपको बताती हूँ मैं, इसको हम लिखते कैसे हैं। तो देखिए नोटेशन क्या होगी, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ। नोटेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, देखिए we have YI is equals to expected value of YI given the value of XI plus UI। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। हमारे पास जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डिटर्मिनिस्टिक, एक होती है डिटर्मिनिस्टिक और दूसरी होती है स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, जिसको अभी हम पहले पढ़ रहे थे, जैसे हम पढ़ रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें कैसे देती है, एग्जैक्ट वैल्यू देती है। तो डिटर्मिनिस्टिक मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू। अगर मैं ऐसा लिख दूं, दैट इज, अगर मैं इस तरीके से मॉडल लिख दूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI XI, YI इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y गिवन द वैल्यू ऑफ XI, तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म होगी। और जो हमने ऊपर लिखा हुआ है दैट इज YI इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI गिवन द वैल्यू ऑफ XI प्लस UI, तो ये हो गई स्टोकेस्टिक फॉर्म। स्टोकेस्टिक का मतलब समझो पहले तो, स्टोकेस्टिक का मतलब होता है रैंडम। और मैंने आपको बताया कि जब भी इकोनोमेट्रिक्स में रैंडमनेस आ जाएगी या फिर जिन चीज़ों को हम डिपिक्ट नहीं कर पाते उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हमारी एरर टर्म से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, स्टोकेस्टिक फॉर्म, रैंडम फॉर्म हो गई, और ये हो गई डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म। अब ये देखो ये बना कैसे नोटेशन, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। YI की वैल्यू, अब कोई भी एक YI की वैल्यू ले लो, देखो हमारी मान लीजिए 70 थी YI की वैल्यू, तो अगर हमारी YI की वैल्यू 70 है तो ये 70 कैसे बनी होगी, हमारी जो वैल्यू 70 है वो कैसे बनी, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी YI की गिवन द वैल्यू ऑफ XI दैट इज 65, प्लस इसमें हमने कुछ ऐड किया होगा, कुछ एरर रहा होगा, हमारी प्रिडिक्शन में कुछ सोच में कुछ एरर रहा होगा, यानी कितने का एरर रहा होगा, 5 का एरर रहा होगा। तो उसी से ये हमारा क्या बना है, फॉर्मूला बना है। और आप इस मॉडल में ध्यान से देखिए, अगर ये 65 वैल्यू है, ये हमारी 55 थी, ये 60 है, ये 70 है और ये 75 है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से नीचे हैं और कुछ वैल्यूज़ हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऊपर है। जो नीचे वाली है वो नेगेटिव एरर टर्म है और जो ऊपर है वो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर टर्म। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि ये हमारी नेगेटिव एरर टर्म्स हो गई क्योंकि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे कम वैल्यूज़ हैं ये, और ये हमारी उससे ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अजम्पशंस ऑफ द मॉडल की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ द मॉडल की। अभी जो भी देखो मैंने आपको पढ़ाया है ये सब इस नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, सेम एग्जांपल्स और सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शायद मैं आपको समझा नहीं पाती इसलिए मैंने आपको एक ब्लैंक पेज पे इसको क्लियरली समझा दिया। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ द मॉडल की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली अजम्पशन जो है वो है
वो है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो लीनियर होना चाहिए। अब अभी हमने जब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, हमारे जो मॉडल है उसका नाम क्या है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, राइट। तो क्लासिकल मैंने बताया था कि ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना मॉडल है, इसलिए उसका नाम क्लासिकल पड़ा। रिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि रिग्रेशन किस लिए यूज होता है, फॉर द प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं। लीनियर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा रिग्रेशन मॉडल होता है वो लीनियर होता है पैरामीटर्स में, मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि लीनियर का मतलब क्या है। तो लीनियर का मतलब है कि पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए, वेरिएबल्स में लीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहले तो आपको ये बताओ कि पैरामीटर कौन है और वेरिएबल कौन है। तो देखिए ये जो मॉडल है y इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui, यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है। और क्या वेरी करता है, देखिए yi xi क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी कैसे कर रहा है, अभी मैंने आपको ऊपर जब एग्जाम्पल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि xi अगर मान लीजिए 700 वैल्यू लेता है तो yi की क्या वैल्यू होगी, अगर ये 800 ले लेता है तो क्या वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जबकि बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या आई थी, फिक्स्ड आई थी, जो हमने निकाल दी थी 0.6 प्लस 0.58, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज निकाल दी थी। तो जो फिक्स्ड होते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं और जो वेरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी कि जो हमारा पैरामीटर है यानी बीटा 1 और बीटा 2 है, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का क्या मतलब होता है कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आइए अब हम समझ लेते हैं कि क्या ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं क्या ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है या नहीं है, इस मॉडल्स को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 दोनों क्या है, पावर 1 है, तो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 xi का स्क्वायर है। तो हमें लेकिन वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, उसकी पावर कुछ मर्जी हो, लेकिन पैरामीटर्स की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन xi यानी xi की पावर क्या हो गई, -1, लेकिन पैरामीटर्स की स्टिल वैल्यू क्या है, 1 और 2 है, तो इसलिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगेन ये क्या है, ये क्या है हमारा, देखिए ln है, ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो लॉग है xi और yi के आगे, लेकिन बीटा 1 और बीटा 2 स्टिल क्या है, हमारे लीनियर है। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स किसके, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के एग्जाम्पल्स हैं। अब आप देखिए अगर yi की वैल्यू अगर मैं ऐसे लिखूँ इस मॉडल को, बीटा 1 बीटा 2 स्क्वायर xi प्लस ui, तो आप बताओ क्या ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एरर टर्म आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने जो एरर टर्म लिखी हमारे मॉडल में, जो ui जो हमने टर्म लिखा था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी आपने एक चीज़ पढ़ी होगी अपने स्टैटिस्टिक्स में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। तो उसके लिए जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं तो हम यहाँ पर मीन लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, राइट। तो हमने क्या कहा कि जो एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए विद मीन 0 एंड उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये बस इतना ही था। नेक्स्ट असम्पशन पे चलते हैं, दैट द मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म इज 0, यानी कि हमारा जो एरर टर्म है उसको अगर हम कंबाइन करेंगे, एवरेज लेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अभी देखो मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, इस तरीके से हमने एक वीकली इनकम का चार्ट बनाया था, ये हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बनाई थी, ये हमारा क्या आ रहा था, 65 था, ये यहाँ पे हमारा था 55 60। तो आप देखो 5 की कमी, यहाँ पर 10 की कमी, यहाँ पर 5 ज़्यादा और यहाँ पर 10 ज़्यादा। तो अगर आप देखेंगे तो +5 +10 -5 -10, तो अगर आप इन सब का एवरेज करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम एरर टर्म लेते हैं, जो भी एरर टर्म हमारे पास आता है उससे कुछ वैल्यूज़ हमारी ऊपर पॉजिटिव में होती हैं और कुछ नेगेटिव में होती हैं। इसीलिए जब भी हम मीन निकालते हैं एरर टर्म का, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक असम्पशन है।
और इसका मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई, यू आई मतलब एरर टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, यानी कि गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स आई, हमें एक्स आई की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, उसमें जो एरर टर्म है, अगर इस पूरी एरर टर्म का मैं एवरेज लूंगी तो वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, और ये हमारी क्या है, एजम्पशन है। ओके, फोर्थ पे चलते हैं। एक्स वैल्यूज रिमेन फिक्स्ड इन द ईच रिपीटेड सैंपल। इसका क्या मतलब है? जो हमारा x है, x मतलब जो हमने क्या लिया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे केस में क्या लिया था, इनकम ली थी। तो हमने जो हर सैंपल के केस में हमने क्या किया था, जो हमारी इनकम थी उसको सेम रखा था ना। तो देखो यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स थे जिनकी इनकम 80 थी, फिर जिनकी इनकम 80,000 थी, फिर 1 लाख थी, 120 थी, 140 थी, 160 थी, तो हमारी एक्स की वैल्यू सेम रही। उसी के लिए हमने डिफरेंट क्या की थी, वाई की वैल्यूज ली थी। यानी कि जिस भी हाउस होल्ड की इनकम 80,000 है, उसकी एक्सपेंडिचर के लेवल्स क्या है उसको हमने चेक किया था। कीपिंग इनकम तो कांस्टेंट रखी थी ना, पहले 80,000 हमने कांस्टेंट रखा था, फिर हमने उनका एक्सपेंडिचर चेक किया था। तो यही कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी इन द ईच रिपीटेड सैंपल। अगर हम सैंपल को रिपीट भी करते हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्स की वैल्यू को एक पर्टिकुलर उसके लिए फिक्स रख रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा सेम ही है, एक और एजम्पशन है जो कि बिल्कुल सेम ही मीन करती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, रिपीट हुई है यहाँ पर, उसका भी सेम ही मतलब है। दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल इज नॉन स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक का मतलब क्या समझाया था, रैंडम है ना, और नॉन स्टोकेस्टिक मतलब जो फिक्स्ड है। तो इसलिए इसका मतलब भी यही सेम है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे मॉडल में कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सो नेक्स्ट assumption हमारी है दैट द मॉडल शुड फॉलो होमोसेडासिटी। दैट इज हमारा जो मॉडल है उसमें वेरिएंस जो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। होमो मीन्स इक्वल एंड स्केडासिटी मीन्स वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है, हमारे जो एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आप ये फिगर देखिए, फिगर ए है ये और ये फिगर बी है, ये जो है ये होमोसेडासिटी दिखा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए मीन, ये मीन होता है, मीन के अराउंड जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर है, इसमें भी देखो बराबर है, और यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। लेकिन इस केस में यहाँ पर वेरिएंस कैसा है, ऐसे है, और यहाँ पर वेरिएंस कम है और यहाँ पर वेरिएंस ज़्यादा है। तो ये कैसा हुआ, हेट्रोसेडासिटी हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी assumption है वो क्या कहती है, दैट द मॉडल शुड बी होमोसेडासिटिक। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। इसको हमने वेरिएंस को और क्या लिखा है, वेरिएंस ऑफ यू आई इज इक्वल्स टू, एक्सपेक्टेशन फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, यू आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा कैसे बना है, अगर नॉर्मल कोई वेरिएबल x है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का क्या मतलब होता है, मीन होता है। ठीक है, तो इसी से ही ये फॉर्मूला बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे लिखते हैं इसको, और इसको हमने किसके बराबर लिखा है, सिग्मा स्क्वायर के। तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमारा वेरिएंस कांस्टेंट है। अगर मैं इसमें सिग्मा आई स्क्वायर कर देती, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वेरिएंस जो है हर टर्म के लिए वो क्या है, डिफरेंट है। और जो होमोसेडासिटी की प्रॉब्लम है वो मोस्टली कैसे डाटाज में देखी जाती है, क्रॉस सेक्शनल डाटाज में, सॉरी हेट्रोसेडासिटी की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा किस में होती है, क्रॉस सेक्शनल डाटा में ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन इन द मॉडल। यानी कि दो एरर टर्म्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज कोवेरियंस बिटवीन द यू आई एंड यू जे। यू आई एंड यू जे क्या दिखा रहा है, दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स को दिखा रहा है। उसमें जो हमारा एरर टर्म है उसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कोई भी ऑटो कोरिलेशन, यानी खुद के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए एरर टर्म के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिग्रेशन मॉडल जो है हमारा कंप्लीटली स्पेसिफाइड होना चाहिए। कंप्लीटली स्पेसिफाइड मतलब फंक्शनल फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। अगर हम लीनियर ले रहे हैं तो लीनियर होना चाहिए, लॉग में ले रहे हैं तो लॉग की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अभी फंक्शनल फॉर्म्स के बारे में अभी हम आगे और पढ़ेंगे, तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो लीनियर बोलते हैं, नॉन लीनियर फॉर्म बोलते हैं, वो जो है
वो करेक्टली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है नो मल्टीकुलरिटी इन द मॉडल, यानी कि देखो दो ये टर्म्स है जो कि आपको हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट करे स्टार्टिंग में। एक है ऑटो कोरिलेशन, एक है मल्टीकुलरिटी। मल्टीकुलरिटी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरीके के मॉडल होते हैं। एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का, जिसमें क्या कह रहा है कि हमारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। ऑटो कोरिलेशन में क्या था, दो एरर टर्म्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जबकि मल्टी कोलिनियरिटी कहती है कि हमारे जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अजम्पशन हमारी है दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द सैम्पल साइज शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी, इक्वेशन पढ़ी होगी कि अगर हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो कैसे होता था 2x प्लस 3y है मान लो इक्वल्स टू 6, और मान लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 है। तो आप इन इक्वेशंस को तभी सॉल्व कर पाते थे या x और y की तभी वैल्यूज़ निकाल पाते थे अगर आपके पास दो इक्वेशंस होती थी। अगर मैं कहूँ इस सिंगल इक्वेशन से आपको ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो आप नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कहते थे कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर पाएंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, जितने हमको पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए हमारा सैम्पल साइज। नेक्स्ट है और द लास्ट assumption दैट इज जीरो कोवेरियंस और द कोरिलेशन बिटवीन ui एंड xi, जिसको हम एंडोजेनिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। दैट इज एरर टर्म, जैसे अब आप ये मॉडल देख लीजिए, एरर टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम क्या कहेंगे, एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम है। अभी हम धीरे धीरे जब आगे इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों का वायलेशन होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके ऊपर फुल फ्लेज चैप्टर हैं जिसको हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑटो कोरिलेशन मतलब एरर टर्म्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मल्टीकुलरिटी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, और एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम है वो तब आती है जब एरर टर्म और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कोई कोरिलेशन होता है। अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो किसकी प्रॉब्लम आएगी, एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम आएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।